नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास से जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा है, इसलिए इसकी क्लासेस भी एक से ज़्यादा बनेंगी, लेकिन वो सारी की सारी क्लासेस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी। उसके लिए आपको चैनल के होम पेज पे जाके उनको ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप एक क्लास को प्ले करोगे, तो बाकी की क्लासेस अपने आप वो प्ले हो जाएँगी। ठीक है? और साथ में आप अपनी नोटबुक को भी लेके बैठिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता है, तो वो साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँगा और आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है? यहाँ से मैं इसको चैप्टर को एक-एक लाइन टू लाइन शुरू कर रहा हूँ। आपको एक-एक शब्द को ध्यान से सुनना है, क्योंकि शब्द भी अपने आप में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जैव यानी कि सजीव तथा अजैव यानी कि निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं या फिर गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। ठीक है? यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हों, तो क्या तब भी आप यही सोचेंगे कि यह सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? ठीक है, यहाँ तक की बात को थोड़ा समझिए। देखिए, अगर कोई हमें बोल दे कि एक कुत्ता, एक गाय, एक इंसान ये सब कैसे सजीव हैं, तो आप कहोगे कि देखिए कुत्ता दौड़ रहा है। अगर आप गली में कोई कुत्ते को दौड़ते हुए देखेंगे, तो आप कहोगे देखिए वो दौड़ रहा है, वो कुत्ता है और वो सजीव है। तभी आपने देखा कि एक गाय जुगाली कर रही है, तो आपने कहा कि वो देखिए वो गाय बैठी है, वो भी सजीव है क्योंकि वो जुगाली कर रही है। वहीं एक इंसान ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था, तो आपने बोल दिया कि देखिए ये इंसान भी सजीव है। ठीक है? क्योंकि वो ज़ोर से चीख रहा है। लेकिन आपको फिर दूसरी कंडीशन दिखाएगी कि देखिए ये कुत्ता, ये गाय, ये इंसान तीनों सो रहे हैं, तो क्या अब भी ये इंसान ये सजीव है? तो आपने कहा बिल्कुल, ये अब भी सजीव है। तो सामने वाले ने पूछा कि आपको पता कैसे चला कि ये सजीव है? ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं फिर। हम उन्हें साँस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। ठीक है? आपने बोला कि देखो ये इंसान, ये कुत्ता, ये गाय, ये तीनों साँस ले रहे हैं, इसलिए ये सजीव है। फिर अगले ने और कंडीशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया कि पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि यह सजीव है? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती है, वो हरी न होकर अन्य किसी रंग की होती हैं। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इनको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो कुत्ता, गाय और इंसान का उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब इसने क्या कहा कि पौधों के बारे में बताओ कि सजीव है कि निर्जीव, तो आपने कहा कि सजीव है। तो सामने वाले ने पूछ लिया कि कैसी है ये सजीव, तो आपने कहा कि देखो इनकी पत्तियां तो हरी है। ठीक है? तो सामने वाला बोला कि चलो मान लिया कि हरी पत्तियां इसलिए आप इसको सजीव कह रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ उन पौधों के बारे में आपकी क्या राय है जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती है, वो किसी अन्य रंग की होती है। ठीक है? तो फिर आपने क्या कहा कि आपने कहा कि वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आई हैं। ठीक है? एक तो कौन सी आई है? एक तो श्वसन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्वसन की बात हो रही है। श्वसन कि जो सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं। दूसरी यहाँ पे कौन सी बात आ गई? आगे यहाँ पर कि वृद्धि की बात आ गई कि ये वृद्धि करते हैं। और तीसरी क्या आई? तीसरी आई यहाँ पे कि उनमें गति होती है। ठीक है? जो दौड़ रहा था या जो जुगाली करी तो उसके मुँह में भी गति होती है। ठीक है? 3 आए कि सजीव श्वसन करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं और सजीव में गति भी होती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से सुनते हैं इसको। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या फिर अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे जो वृद्धि तो प्रिंट हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए गति। ठीक है? वृद्धि मत लिखिए, यहाँ पर गति लिखिए। थोड़ा सा मुझे मिस प्रिंट लग रहा है यहाँ पे कि लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि यानी कि गति नहीं होती है। वृद्धि तो सारे पौधों में होती है, यहाँ पे बात हो रही है गति की। जैसे छुई मुई होती है, उसको टच किया और वो मुरझा जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें गति नहीं होती है, लेकिन सजीव तो वो भी हैं। तो वृद्धि की बात हुई तो वृद्धि सारे करते हैं, गति भी सारे जो जंतु होते हैं वो तो करेंगे, लेकिन सारे पौधे नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु उनके गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। जैसे पेड़ पौधों की बात हुई, अगर कोई भैंस है वो सांस लेगी तो साफ दिखाई देगी, लेकिन अगर पौधा सांस लेगा तो वो स्पष्ट दिखाई
नहीं देगा, लेकिन वे फिर भी सजीव तो हैं। ठीक है, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षणों के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ 3 देखिए, श्वसन। ठीक है, कोई भी निर्जीव श्वसन नहीं करता, केवल कौन करेगा? सजीव करेगा। वृद्धि सजीवों में भी पाई जाती है और निर्जीवों में भी पाई जाती है, इसलिए वृद्धि जीवन का परिभाषित लक्षण नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वृद्धि निर्जीवों में कैसे पाई जाती है? तो देखिए, जैसे कोई एक क्लास है और उस क्लास के अंदर मान लीजिए 15 विद्यार्थी है और 15 विद्यार्थियों के लिए 15 कुर्सियां लगाई गई हैं। अगले दिन वहाँ पे 16 हो गए, तो 16 की जगह पे आपने 16 कुर्सियां लगा दी, तो कुर्सियों की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, या फिर एक दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे ये पर्वत है, पहाड़ है, पहाड़ को हम लोग निर्जीव मानते हैं, लेकिन पहाड़ की जो ऊंची वाली चोटी है उसके ऊपर बर्फ जमती है। अब शुरुआत में तो पहाड़ इतना ही था, लेकिन सर्दियों में जब बर्फ जमी तो इसका साइज इतना हो गया, ये वाली इसमें ग्रोथ हुई है, तो हम कहेंगे कि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। लेकिन वृद्धि वो निर्जीव में कहाँ से होती है? वो बाहर से होती है, ऊपर पदार्थों के जमने से या फिर चीज़ों के रखने से वृद्धि होती है। लेकिन सजीवों में वृद्धि कहाँ से होती है? वो अंदर से होती है। तो वृद्धि को हम लोग सजीव का परिभाषित लक्षण नहीं मान सकते। और ये जो दूसरा है, ये गति, तो गति सजीवों में भी पाई जाती है और निर्जीवों में भी पाई जाती है। निर्जीवों में गति कौन सी पाई जाएगी? निर्जीवों में गति पाई जाएगी जैसे हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो भी तो गति करते हैं, तो वो सजीव नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग गति को भी सजीवों का परिभाषित लक्षण नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है। अब आंखों से का मतलब है साधारण आंखों से। अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो दिख जाएगा। अब कोई ये मत बोल देना कि सर आंखों से दिखाई नहीं देती है तो क्या कान से दिखाई देगी? ऐसा नहीं है। आंखों से का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम लोग साधारण आंखों से देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन माइक्रोस्कोप से शायद दिख जाए। उदाहरण के लिए, अणुओं की गति। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु, देखिए विषाणु को हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं, ये आपने शायद ना सुना होगा, लेकिन वायरस डेफिनेटली सुना ही है आपने। तो विषाणु के अंदर यानी कि वायरस के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते, यानी कोशिका से जब वो बाहर होते हैं तब नहीं होती। यानी वायरस जब तक किसी सेल को, किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करेगा, वो बाहर रहेगा, तब तक उसमें किसी भी प्रकार की आणविक गति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो किसी कोशिका को संक्रमित करेगा तो उसमें आणविक गतियां प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए ये माना जाता है कि ये जो वायरस है, ये जो विषाणु है, ये जीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी के रूप में भी इसको लिया जाता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसको कहते हैं? वायरस को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वास्तव में सजीव है या नहीं, यानी वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है ये, इसलिए इसको सजीव या निर्जीव कुछ भी हम लोग नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक होते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं जिनको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है यदि यह व्यवस्था टूटती है। ठीक है, अब देखिए समझिए इस बात को, यहाँ से भोजन का कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। ठीक है, यदि यह संरचना टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसको समझना, देखिए पूरा पहले पढ़ लेते हैं इसको। अतः जीव के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। अगर वो अणुओं की गति रुक जाएगी तो जीव मर जाएगा। सजीवों के अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं, आइए खोजें। पहले इसको समझ लीजिए फिर खोजते हैं, चलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या जवाब मिला कि जो जीव है ये एक सुसंगठित संरचना होती है। ठीक है, उस सुसंगठित संरचना में ऊतक होते हैं, ऊतकों में कौन होती है? कोशिकाएं होती है, विशेष प्रकार की। ये आप 11वीं कक्षा में इसको ढंग से पढ़ोगे। ऊतकों में कौन होती है? कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं में उसके कोशिकांग होते हैं, यानी घटक होते हैं उसके। और उन घटकों में क्या होते हैं? उन घटकों में होते हैं अणु और परमाणु, यानी अणुओं और परमाणुओं से मिलकर के वो बनती हैं। और उन अणुओं और परमाणुओं की गति का लगातार बने रहना बहुत आवश्यक है। अगर रुक जाएगी तो जीव मर जाएगा। अब एक और बात यहाँ पे निकल के आती थी, वो ये
कि सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव में विघटित होती रहती है। यानी हमारी कोशिकाएं नष्ट होती रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। इसको लगातार जारी रखने के लिए हमें जीवित रहने के लिए इन गतियों का लगातार होते रहना ज़रूरी है। अगर हमारी कोशिकाएं पुरानी मर रही है तो नई कोशिकाओं का बनना भी बहुत ज़रूरी है। यदि साथ साथ यह व्यवस्था टूटती है तो उसका फिर से निर्मित होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर लगातार ये टूटती रहेगी तो जीव ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। यानी हमारी कोशिकाएं लगातार टूटती रहती है, फिर बनती रहती है, फिर टूटती रहती है, फिर बनती रहती है। यानी पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती है। और अगर ये परक्रम रुक जाए तो फिर जीव ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। तो अणुओं की गतियाँ क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो अणुओं के ही बने होते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। जैव परक्रम क्या है? ठीक है, तो अभी ये हमारी छोटी सी क्लास ही हम लोग लेंगे। जैव परक्रम क्या है इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले ये पिछली पूरी क्लास को आप रिवाइज कीजिए। इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले पेज पे वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बनेगा कि सजीव और निर्जीव के परिभाषित लक्षणों को बताइए। ठीक है, निर्जीव के ऊपर तो कोई पूछेगा नहीं, आपको सजीव के लिए बताना है। तो सजीव के परिभाषित लक्षणों में आप चाहो तो किसको शामिल कर सकते हो? आपको उपापचय को शामिल करना है। ठीक है, आपको एक तो उपापचय को शामिल करना है। जो अपचय और उपचय होता है ना, उपापचय, ये इसका लक्षण है। डाइजेशन की क्रिया केवल और केवल सजीवों में होती है। दूसरा, आप श्वसन को भी शामिल कर सकते हो। लेकिन परिभाषित न पूछ के आपको सजीवों के लक्षण पूछे तो आपको ये सारे बताने, उपापचय भी बताना है, श्वसन भी बताना है, वृद्धि भी बताना है, गति भी बताना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि सजीव के परिभाषित लक्षण कौन से हैं, और दूसरा ये हो गया कि सजीव के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारा जो शरीर है उसमें अणुओं की गतियां लगातार बनी रहती है, तो वो लगातार बने रखना क्यों आवश्यक है? ठीक है, या फिर क्या हमारे शरीर के लिए आणविक गतियां आवश्यक है कि नहीं है, वो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। ठीक है, एक और यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बनता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बताइए कौन सी होती है। तो आपको बता देना है कि वो वायरस होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा? इसके अलावा तो और कोई ज़्यादा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप इसको पूरा ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए, और अगली क्लास में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ये वाला पढ़ेंगे कि जैव परक्रम क्या है।